friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to discuss about important questions of B.Ed first year, जिसके अंदर हम आज important क्वेश्चन देखेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। और ये सब्जेक्ट है हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। हमने लास्ट वीडियोज में भी दो ऐसे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जिसके अंदर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि साइकोलॉजी और फिलोसफी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसके अंदर हम कुल 8 क्वेश्चंस देखेंगे। 8 क्वेश्चंस आपके इस बार प्रॉक्टर मोड एग्जाम में यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसके अंदर आपके कुछ 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से लगभग कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और उनको क्वेश्चन वाइज अपलोड करना होगा QR कोड के जरिए। सो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीनिंग कॉन्सेप्ट स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसके उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है, क्या स्कोप है यानी कि क्षेत्र, और क्या फंक्शंस है यानी कि उसके क्या क्या कार्य हैं। यानी कि आपको टोटली इसको ब्रीफ में लिखना है कि सबसे पहले आप इसको मीनिंग में लिखेंगे। और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को आप डेफिनेशन में भी बता सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं, उसके बाद आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे कि किस तरीके से जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वर्क करता है और स्कूल में क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से वो एजुकेशन में और ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, उसके बाद आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन आप उसका स्कोप लिखेंगे। स्कोप में आपके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, मिनिमम 10 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके स्कोप में। उसके बाद आपके पास फंक्शंस आ जाएंगे। फंक्शंस में आप अलग अलग क्षेत्रों में लिख सकते हैं कि शिक्षा के लिए क्या इसका जो कार्य है वो क्या है, उसके बाद आपका टीचर्स के लिए क्या कार्य है, स्टूडेंट्स के लिए क्या कार्य है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, और आपका लगभग 7 से 8 पेजेस में आपका इजीली ये क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर है रोल ऑफ हेड इन स्कूल एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर, यानी कि जो स्कूल का हेड होता है वो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर किस तरीके से होता है, यानी कि जो स्कूल का हेड है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सारी आपको इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर है स्कूल बिल्डिंग, यानी कि हमें इसके अंदर स्कूल बिल्डिंग के बारे में लिखना है। स्कूल बिल्डिंग क्या है, स्कूल बिल्डिंग को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसकी क्या संरचना होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इंक्लूडिंग हॉस्टल। उसके अंदर आपको हॉस्टल को भी इंक्लूड करके इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट हम इसके अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे डिस्कस द स्कूल एंड इट्स फंक्शंस और रिलेशनशिप्स विद द सोसाइटी, यानी कि जो स्कूल है सबसे पहले आप स्कूल को इसके अंदर डिफाइन करेंगे, स्कूल के क्या क्या फंक्शंस हैं इसको डिफाइन करेंगे। स्कूल के फंक्शंस टोटली अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से, जैसे कि स्कूल के जो फंक्शंस हैं वो बच्चों की शिक्षा के लिए क्या फंक्शन है, उसके टीचर्स के लिए क्या फंक्शन है, अदर जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या फंक्शन है। तो ये चीजें आपको इसके अंदर अलग अलग डिफाइन करनी है। उसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है कि जो स्कूल का रिलेशन है वो सोसाइटी के साथ कैसा है, यानी कि जो अभिभावक है, पेरेंट्स है या फिर सोसाइटी है, गार्जियन है, उनके साथ क्या रिलेशन है स्कूल का, और किस तरीके से ये आपस में कोरिलेट करके कार्य करते हैं बच्चों की शिक्षा में। आगे हम देखेंगे इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन हमारा, जिसके अंदर है स्कूल फाइनेंस, यानी कि आपको पता ही है कि फाइनेंस होता क्या। सबसे पहले आप बजट को इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि बेसिकली फाइनेंस या बजट होती क्या चीज है। पहले बजट, फिर उसके बाद स्कूल बजट, यानी कि पहले आप बजट का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद स्कूल बजट क्या होता है इसको लिखेंगे। स्कूल बजट क्यों यूजफुल है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, नीड ऑफ स्कूल बजट लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद आपका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बजट, यानी कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों ये चीजें फॉलो की जाती हैं स्कूल के अंदर, और स्कूल बजट की क्या क्या आवश्यकता है। स्कूल बजट का आपको स्कोप भी लिखना है इसके अंदर कि किस किस फील्ड में, स्कूल के किस किस क्षेत्र में उसका कितना स्कोप है, और किस किस जगह पर स्कूल बजट का कार्य एक तरीके से या किस फील्ड में है, कहाँ उसकी जरूरत है। आगे हम इसी के अंदर देखेंगे
जो उसके सोर्सेज है, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें स्कूल का बजट जो होता है वो प्राप्त होता है। जैसा कि गवर्नमेंट देती है, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट देती है, या फिर कोई एनजीओ है, या फिर किसी भी उनका कोई पर्सनल फाइनेंस, पर्सनली वो हर चीज के लिए, जैसे प्राइवेट स्कूल हो रहा है तो वो होता है, वो पर्सनली अपना एक बजट बनाते हैं। तो ये चीजें हैं कि कहाँ कहाँ से, किस किस सोर्स से आपको बजट या फिर जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके बाद जो इनकम है और आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड स्कूल बजट, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर डिफाइन करके लिखनी है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेडी होता है आपका, और इसमें अगर आपको सारे पॉइंट्स इजीली लिखनी है तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स को इजीली उसके अंदर लिखा है, और आप एज इट इज उसको कॉपी कर सकते हैं। आपको कोई भी नए पॉइंट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी नीड नहीं पड़ेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इसके अंदर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि लोकतांत्रिक। सबसे पहले आप लोकतंत्र को इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि बेसिकली लोकतंत्र होता क्या है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग को आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद टोटली इसको मिक्स करके लिखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है वो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद इसका प्रोसीजर, यानी कि जो इसकी प्रक्रिया है उसको लिखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्या प्रक्रिया होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ स्कूल, यानी कि हमें फंक्शनिंग ऑफ अ स्कूल के हिसाब से इसको लिखना है। टोटली सारा क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द है, जो स्कूल का स्कूल की जो फंक्शनिंग है, स्कूल के जो कार्य हैं, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके से ली जाती है, और डिसीजन मेकिंग में टीचर्स का क्या रोल है, और पेरेंट्स का, सॉरी, जो प्रिंसिपल है उनका क्या रोल है। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो बेसिकली एक जो स्कूल का इंचार्ज है या फिर अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, यही लेते हैं किसी भी प्रकार का डिसीजन। आगे हम देखेंगे इसके अंदर हमारा सिक्स क्वेश्चन, जिसके अंदर है सुपरविजन, यानी कि जो पर्यवेक्षण है वो क्या है। सुपरविजन को आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे, मीनिंग ऑफ सुपरविजन। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सुपरविजन की आवश्यकता विद्यालय में यानी कि स्कूल में क्यों पड़ती है, नीड ऑफ सुपरविजन। उसके बाद आप फंक्शंस लिखेंगे, फंक्शंस क्या क्या होते हैं सुपरविजन के, और इसका स्कोप लिखेंगे कि कहाँ तक सुपरविजन फैला हुआ है। तो स्कोप में आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन रेडी मिलता है इसमें, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं सुपरविजन की। और सुपरवाइजर एज अ जो प्रिंसिपल है या अदर स्टाफ है वो एज अ सुपरवाइजर किस तरीके से कार्य करते हैं। और स्कोप का जो है, स्कोप का जो क्राइटेरिया है उसका आपका कम से कम 2 से 3 पेजेस आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो सुपरविजन है वो हर जगह पर काम आता है। जैसे कि कक्षा है, वहां पर प्रिंसिपल पहुंचे, उन्होंने उसको सुपरवाइज किया। सुपरविजन होता क्या है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से वर्क किया जा रहा है, उसके अंदर और ज्यादा सुधार लाने के लिए आप कोई एडवाइस दे रहे हैं, आप कोई फंक्शनिंग कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो होता है सुपरविजन। तो इसके अंदर आप शिक्षा के अंदर, क्लासरूम के अंदर किस तरीके से सुपरवाइजर कार्य करता है, या फिर टीचिंग जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए क्या सुपरवाइजर कार्य कर सकता है, क्या सुधार ला सकता है उनके अंदर। या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो आपका प्लेग्राउंड है, प्ले स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी वर्क है, और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क है, समाज से रिलेटेड कोई भी वर्क है जो आपके विद्यालय से कनेक्टेड है। जो समाज होता है वो जो सामूहिक रूप से वो क्या होता है, विद्यालय से कनेक्ट होता है। जैसा कि हमने देखा है कि सोसाइटी और जो स्कूल है इनके भी आपस में रिलेशंस होते हैं। तो इन हर जगहों पर सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ती है, और जो स्कूल के स्टाफ हैं वो भी एज अ सुपरवाइजर कार्य करते हैं। तो हमें इसका टोटली सारा लिखना है, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, और एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं, और अपना भी कोई नया पॉइंट उसके अंदर, अपना जो आपको इजी लग रहा हो वो चीज़ आप उसके अंदर ऐड करके आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे इसके अंदर सेवंथ क्वेश्चन, जिसके अंदर है स्कूल डिसिप्लिन, यानी कि जो विद्यालय का अनुशासन है उसको आपको इसमें डिफाइन करना है। सबसे पहले आप डिसिप्लिन का अर्थ लिखेंगे, यानी कि अनुशासन का अर्थ, उसके बाद अनुशासन की परिभाषा, और फिर उसके बाद विद्यालय अनुशासन यानी कि स्कूल का जो अनुशासन है उसको इसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अप्रोचेस लिखेंगे। यहाँ आपका स्कूल डिसिप्लिन खत्म होगा। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और ऐड होगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, डिस्कस द स्कूल क्लाइमेट। जो स्कूल का क्लाइमेट है, पर्यावरण है, वहाँ का वातावरण है, उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। आपको ये सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आपके पूरे सिलेबस को मिलाकर ये 8 क्वेश्चंस रेडी किए जाते हैं, 8 क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे ऐड किए हुए। एक सिंगल क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा आपका। आपका पेपर इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि आपका पूरा सिलेबस जो है, हर पॉइंट के 2 क्वेश्चन कम से कम
आपका उसमें ऐड हो एग्जाम के अंदर। तो हर पॉइंट के, हर यूनिट के अंदर लगभग आपके 4 से 5 पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं, और वो 4 से 5 पॉइंट ही 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट होके मिक्स होकर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें मैंने लिखा ही हुआ है कि स्कूल डिसिप्लिन भी दे दिया इसके अंदर और स्कूल क्लाइमेट भी दे दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर अपना 8 क्वेश्चन, जिसके अंदर है प्रॉब्लम्स फेस्ड इन स्कूल मैनेजमेंट। जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि सिक्योरिटी को लेकर और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स स्कूल में फेस की जाती हैं और स्कूल का मैनेजमेंट उसको किस तरीके से सॉल्व करता है। तो इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आपको टोटली सारे मुद्दे लिखने हैं कि बाढ़ का मुद्दा है अगर तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे, वो क्या चीज़ें फॉलो करेंगे, या फिर भूकंप के लिए है, या फिर कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है डिजास्टर से, मैन मेड डिजास्टर है या फिर जो नेचुरल डिजास्टर है वो है। तो इसमें आपको टोटली पूरा डिफाइन करना पड़ेगा डिजास्टर को सबसे पहले। जैसा कि आपने ईवीएस में या फिर एनवायरमेंटल जो आपका स्टडीज है पहले भी आपने पढ़ा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर, तो आपको ईजी पड़ेगा ये डिफाइन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है ये सारे, मतलब आपका पूरा सिलेबस मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको एज इट इज सॉल्व मिलेगा पॉइंट वाइज। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही रेडी किया है। हर क्वेश्चन आपको एक तरीके से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही मिलेगा, आपको उसमें कोई भी नए पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना भी आप लिखेंगे तो आपका एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन रेडी होगा। और अलग अलग पॉइंट्स को ही, आपको ऐसा नहीं लिखना कि पूरा पेज आपने लगातार आप लिखते चले गए, पूरा पेज आपको पॉइंट्स बनाने हैं। हर पेज पे कम से कम आपके 2 पॉइंट होने चाहिए। एग्जाम की जो शीट होती है उस पर कम से कम 2 पॉइंट आपके एक शीट पर होने चाहिए, तभी जो ये बीएड का आंसर शीट होती है वो इस तरीके से नहीं होती कि आपको पूरा लिखते चले जाना है। इसमें आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, हर पॉइंट के आप कम से कम 4 4 5 5 लाइन्स का कंटेंट लिखेंगे, तभी आपका एक अच्छा क्वेश्चन रेडी होगा। क्योंकि अगर आपको 8 से 10 पेज भरने हैं तो आपको कुछ तो उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम इतने क्वेश्चंस रेडी करने पड़ेंगे जो सब में कॉमन हो, जैसा कि इंट्रोडक्शन होता है, उसका मीनिंग होता है, या किसी भी चीज़ का डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, किसी का भी नेचर है, स्कोप है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इसके कॉमन पॉइंट्स होते हैं हर क्वेश्चन के। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।